नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस क्लास को देखते हैं, तो नीचे कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा करिएगा। वो चाहे आपका मोटिवेशनल कोट हो सकता है या कोई क्वेश्चंस हो सकता है, मेरे लिए कोई सुझाव हो सकता है, और या आप देखिए कुछ और हो सकता है, जिससे आप देखिए कोई किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। बिहार में 63% पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति 19% है, और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी, 13 करोड़ से अधिक है बिहार की जनसंख्या। प्रदेश में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, तो 27.12% है पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या। देश में जाति आधारित गणना कराने वाला पहला राज्य बना है बिहार, और राज्य की कुल आबादी में 82% हिंदू और 18% मुस्लिम है। और आप देखिए 13.07 करोड़ है राज्य की जनसंख्या, इसमें 6.41 करोड़ पुरुष आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप देखिए यहाँ आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं। और हिंदू सवर्णों की जनसंख्या में कमी, 35,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 953 है, और 54 लाख लोग राज्य से बाहर रहते हैं। 18% अल्पसंख्यकों में 17.70% अकेले मुसलमान हैं, और 215 जातियों में आप देखिए 190 की आबादी 1% से भी कम देखने को मिलेगी। यहाँ आप देखिए पूरे आंकड़े दिए गए हैं। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप देखिए तो 36.01% यानी कि 4.70 करोड़। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.12% यानी कि 3.54 करोड़। फिर आप देखिए आ जाइए आप लोग अनारक्षित वर्ग में, तो ये 15.52% यानी कि 2 करोड़। फिर आप लोग अनुसूचित जाति में आ जाइए 19.65% यानी कि 2 करोड़। और आप देखिए अनुसूचित जनजाति में आएंगे तो आप लोगों को 1.68% यानी कि 2.1 करोड़ देखने को मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं कि जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना, कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी देखने को मिलेगी। अब आप देखिए यहाँ ये आबादी के अनुसार प्रमुख जातियां, यादव देखें आप लोग तो 14.27% हैं बिहार में, टोटल जनसंख्या में 1.86 करोड़ देखने को मिलेंगे। दूसाद ये आप देखिए 5.31% यानी कि 69.43 लाख है। और रविदास आप देखेंगे 5.25% यानी कि 68.69 लाख। कुशवाहा आप देखिए 4.2% यानी कि 55.06 लाख। मुसहर आप देखिए 3.08 यानी कि 40.35 लाख है। ब्राह्मण आप देखेंगे कि 3.65% यानी कि 47.81 लाख। राजपूत 3.45% यानी कि 45.10 लाख। कुर्मी आप देखिए 2.87 यानी कि 37.62 लाख। और आप देखते हैं कि बनिया 2.3 यानी कि आप देखते हैं कि 30.26 लाख। और कायस्थ आप देखेंगे जी 2.60% यानी कि 7.857 लाख देखने को मिलेगा। और यहां आप लोग हिंदुओं की देख सकते हैं, हिंदू 10.13 करोड़ है, जो आप देखते हैं कि 81.99% है। मुसलमान दूसरे नंबर पर है, 2.31 करोड़ है टोटल जनसंख्या में बिहार में, 17.70%। ईसाई आप देखिए 75,000 हैं, और सिख आप देखिए 14,000 हैं, बुद्ध आप देखिए 11,000 हैं, जैन 12,000 हैं, अन्य धर्म के 1.66 लाख हैं, और कोई धर्म नहीं है जिनका, वो 2,000 देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए कि जातियों की गणना होने से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि जाति आधारित गणना हुई तो आप देखिए कि क्या रहेगा, इनके लिए बेहतर योजनाएं ला सकेंगे, बेहतर कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे, उनकी समस्याओं को देखा जा सकेगा, और उन्हें उनकी भागीदारी दी जा सकेगी। और इसके विरोध करने वाले कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आपसी दुश्मनी बढ़ेगी, कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और एक बात याद रखिए कि 1931 में लास्ट बार हुई थी ये जाति आधारित गणना, 2011 में भी हुई थी लेकिन आंकड़े नहीं आ पाए, 1941 में हुई थी तब भी आंकड़े नहीं आ पाए। और जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है। आप देखते हैं 1872 में आप देखते हैं कि लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। फिर आप देखते हैं कि नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। ये जानकारी जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी।
और जाति आधारित जनगणना पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आपका देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल राजेंद्र लेकर हैं। विधानसभा में आप देखें 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आप देखिए 96,163 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या, बिहार। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एथलेटिक्स में बरसी चांदी, टेटे में ऐतिहासिक का 7 पदक जीते भारत ने सोमवार को हांगझू में, जिसमें 3 रजत हैं। 60 पदक हो गए हैं भारत के नाम इस एशियाई खेलों में। जो 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं ना चाइना में, उसी की बात हो रही है। पहली बार देखिए भारत में हुए थे 1951 में, 1951 से शुरू हुए थे, हर 4 साल में होते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप लोग सर्च करिए, कहीं से भी दीजिए, मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि अगले कहां होंगे, अगले 20वें कहां होंगे एशियाई गेम। ठीक है, विपक्ष जाति के नाम पर बांटता है रहा है और आज भी यही कर रहा है। ये आप देखिए मोदी साहब कह रहे हैं। एक बात और आप लोग समझ लीजिए, अब आप देखिए जाति आधारित जनगणना हुई, ओबीसी जनसंख्या काफी है, हर राज्य में है, और निर्णायक आप देखते हैं कि आधी से ज्यादा आबादी उनकी है। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती थी, सत्ता पक्ष नहीं चाहता था कि जनगणना हो। ठीक है, अब बातें हो रही हैं। राम भक्तों पर सपा सरकार ने क्यों चलवाई थी गोलियां। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल दलों को घेरने की प्रयास कर रही भाजपा। ये आप देखिए 1990 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सपा सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलवाई थी, ये बातें उठ रही हैं। पेंशन के बढ़ते बोझ से विदेशी मुल्क भी परेशान है, अमीर देश भी पेंशन के बढ़ते बोझ से परेशान है। और आप देखते हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 20 प्रमुख अमीर देशों में पेंशन दायित्व व पेंशन भुगतान के बीच $78 ट्रिलियन की कमी है। यानी सरकारों को इस राशि का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। अभी ओपीएस की लागू होने की बात हो रही है ना, इसलिए बातें हो रही हैं। त्योहारों से पहले देश को दहलाने की साजिश विफल, लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आप देखते हैं इस तरह के असामाजिक तत्व देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की शुरू हुई नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी के 5वें संस्करण में बिक्री के लिए 912 तोहफे को रखा गया है। इसमें आप देखिए 150 उपहारों को इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में प्रदर्शित किया जा रहा है। भीलवाड़ा में वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही थी। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हुई। 70 मरीजों की हालत गंभीर, मृतकों में 12 नवजात भी हैं। मरीजों के स्वजन ने अस्पताल में किया हंगामा, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है। ये आप देखिए, यही हाल होता है। महाराष्ट्र, चलिए इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी कारण हुए हैं इसके मौत के। 12 वयस्कों की मौत हुई है, जिसमें से ज्यादा केस सांप के काटने से आए हैं। महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूं, क्योंकि राजनीति में उठापटक भी काफी हुई महाराष्ट्र में। ये मुंबई आप देखते हैं कि इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराष्ट्र। एकनाथ संभाजी सिंधे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कोरोना रोधी वैक्सीन मुमकिन बनाने वाले 2 विज्ञानियों को नोबेल पुरस्कार। फोटोकॉपी कराते समय हुई थी मुलाकात। कैटलिन कारिको और ड्रू वाई समेन के शोध से आसान हुई mRNA वैक्सीन की राय। दोनों विज्ञानियों ने बताया कि mRNA हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे संपर्क करता है। ये आप देखिए चिकित्सा के क्षेत्र के लिए 2023 के पुरस्कार मिले हैं ना। और हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक कैटलिन कारिकी और अमेरिका के वैज्ञानिक ड्रू वाइसमैन को संयुक्त रूप से इस पर पुरस्कार दिया गया। ये जरूर याद रखिएगा। फोटोकॉपी करते समय हुई थी कैटलिन कारिको पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं और ड्रू वाइसमैन पेन इंस्टीट्यूट फॉर आरएनए इनोवेशन में प्रोफेसर और इसके निदेशक हैं। इन दोनों की मुलाकात महज संयोग से हुई थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अपने रिसर्च पेपर की फोटोकॉपी कराते समय दोनों पहली बार मिले। इस दौरान
हुआ परिचय, आगे चलकर वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग तक पहुंचा। दोनों ने संयुक्त रूप से mRNA वैक्सीन के लिए नई तकनीक का विकास किया। और आप देखिए चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है ना पुरस्कार। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए नोबेल पुरस्कार, ये आप देखते हैं कि रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान यानी कि चिकित्सा, साहित्य और शास्त्रांतरी के क्षेत्र में दिया जाता है उनके योगदान के लिए, बहुत की में रसायन विज्ञान में, समझ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि नॉर्वे में केवल शांति का पुरस्कार दिया जाता है और स्वीडन में आप देखिए शांति का पुरस्कार छोड़कर सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1901 से शुरू हुए थे, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र का है वो 1969 में पहली बार दिया गया था, 1968 से शुरू हुआ था। तो इनके नाम जरूर याद रखिए। इस तरह के पुरस्कारों से क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। दोनों विज्ञानियों के शोध से mRNA वैक्सीन की राह आसान हुई। इस तकनीक से कोरोना रोधी टीका बनाया गया। इसका उपयोग भविष्य में अन्य वैक्सीन के विकास में किया जा सकता है। पुरस्कार का फैसला करने वाली समिति ने दोनों विज्ञानियों के कार्य को के असाधारण बताया। कहा कि कैटलिन कारिको और ड्रू वाइसमैन को आधुनिक समय में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक के दौरान टीका विकास में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। और समिति ने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों के आश्चर्यजनक निष्कर्षों ने मौलिक रूप से हमारी समझ को बदल दिया है और mRNA हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे संपर्क करता है। परंपरागत रूप से टीका बनाने के लिए वायरस या फिर वायरस के हिस्सों को विकसित करने की जरूरत होती है और फिर वैक्सीन के अगले चरण से पहले उन्हें शुद्ध करना होता है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पॉल हंटर ने mRNA टीकों की कोरोना वायरस को रोकने में मदद करने वाला बताया। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय भी इन टीकों को दिया है। ये आप देखिए हमारी दिल्ली से जुड़ी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखेंगे। इस सर्दी में दिल्ली का प्रदूषण फुलाएगा दम। और आप देखते हैं यहाँ तो इस तरह की सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। दूसरी आधुनिक लैंडफिल बनाने को जल्द आमंत्रित होगी निविदा। कैसे बनते हैं इंजीनियर्ड लैंडफिल? इंजीनियर्ड लैंडफिल के लिए चयनित भूमि पर 7 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है और इसमें पानी के कारण बनने वाले लीचेड के ट्रीटमेंट के लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है। फिर यहाँ पर कई जियो सिंथेटिक वस्तु की परतें बिछाई जाती हैं। इसके बाद बजरी डाली जाती है। इसमें 9.50 मीटर तक ऊंचाई तक कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र निकली राख को डाला जाता है। फिर उसे बंद कर वहां पर पौधे लगा दिए जाते हैं। इससे रोक के बावजूद ई सिगरेट की बिक्री सरकार चिंतित है। यह आप लोगों को देखना होगा कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट रोकथाम अधिनियम 2019 का उल्लंघन भी हो रहा है। और आप सोचिए कि अगर आपको इतनी आदत पड़ी हुई है कि आप देखिए कि इलेक्ट्रिक जो सिगरेट आ रही है उसका उपयोग करना पड़ रहा है, फिर तो आप देखते हैं कि आदी हैं आप कि आप वैसे भी सिगरेट पीजिए, फिर तो उसमें क्या है। आप सोचिए, या तो आप देखिए कि कितना अजीब है कि हम अपनी एक आदत छुड़ाने के लिए ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं। वार्डर इंटेलिजेंस पोस्ट से चीन की नापाक हरकतों की खुफिया निगरानी। ये चाइना है, देखिए हमारा पड़ोसी। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चाइना हर समय हरकतें करता रहता है। फेसलेस टैक्स असेसमेंट के लिए गांधी परिवार को याचिकाओं पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को कि उनके टैक्स असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट में सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित किए जाने के विरुद्ध याचिकाओं पर आप देखते हैं कि मंगलवार को सुनवाई करेगा। 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधा करना चुनौतीपूर्ण है, गडकरी साहब कह रहे हैं। वर्ल्ड रोड कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री हादसों को रोकने के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव जरूरी है। भारत में हर साल लगभग 4.5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। और देखिए मुझे सबसे अच्छा काम किसी का लगता है तो वो नितिन गडकरी साहब हैं। खुलकर बोलते हैं। अभी आपने देख रहे हैं उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में क्या कहा है
कि हम कोई पर्चे वर्चे नहीं बंटवाएंगे, जिसे हमें वोट देना है दीजिए और नहीं देना है मत दीजिए। बड़े बिंदास आदमी हैं। महात्मा गांधी की विरासत का भारत के बाहर भी विस्तार है, सीजीआई कह रहे हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। कल बापू की जयंती थी ना। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 दिनों की यात्रा पर तंजानिया रवाना हुए। अब आप देखिए, केन्या से भारत लाए जा सकते हैं चीते। 1980 में केन्या ने भारत को चीते देने का किया था प्रस्ताव, और उस समय सिर्फ एशियाई चीते ही बसाने की थी योजना। ये आप देखते हैं कि श्योपुर में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए ना, कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, तो उसी में बात हो रही है। UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का एक भी नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की 2022 की सूची में आप देखिए 22 देशों के 32 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव शामिल किए गए हैं। इसमें भारत को जगह नहीं मिली है। अब आप देखिए, ये राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये चुनाव जहां होते हैं उसके बारे में याद रखिए। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। चाहे आपकी विधानसभा के चुनाव हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही देखभाल करता है। और आप देखते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है। अगले साल आप देखते हैं कि कहाँ है, लोकसभा के चुनाव है। अब आप देखिए, पिछड़ों की राजनीति होगी, क्योंकि आप देखिए पिछड़ों का वोट बीजेपी को 2014 में भी मिला है, 2019 में भी मिला है। अब इसी पर पूरी राजनीति आप देख रहे हैं। राहुल गांधी हर जगह बोलते हैं कि हम पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के हिसाब से उनका अधिकार देंगे, क्योंकि आप देखते हैं उन्हीं के आसपास पूरी राजनीति घूमती है ना। भारत की स्वर को 100 को जागृत करने का आ गया समय। दत्तात्रेय होसवाली करें, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एनआईए व सीबीआई ने कहा कि मणिपुर में गिरफ्तारियां साक्ष्यों पर आधारित हैं। दोनों एजेंसियों ने आदिवासियों पर ज्यादती के आरोपों का किया खंडन। ये आप सभी जानते हैं, मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और अगर हम लोग एनआईए की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जंगल की सुरक्षा के साथ आर्थिकी की भी संभालेंगे गजराज। लेकिन आप देखिए, चुनौतियां कम नहीं है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में सेवाएं दे रहे 23 हाथी। दोनों रिजर्व में सैलानियों को रोमांचित करता है हाथी का दीदार। ये आप देखिए, वन्यजीव पर्यटन का आकर्षण भी है। उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन की दृष्टि से कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद है। दोनों रिजर्व में प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख तक सैलानी पहुंचते हैं। दोनों में हाथी विशेष आकर्षण का केंद्र भी है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। चुनौतियां भी कम नहीं है। हाथियों के संरक्षण में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं। हाथियों की निर्बाध आवाजाही के लिए 11 गलियारे चिन्हित किए गए। लेकिन कहीं रेलवे लाइन तो कहीं आप देखिए सड़क, और कहीं मानव बस्तियों के कारण ये बाधित हैं। गलियारे बाधित होने के कारण हाथी आबादी वाले वाले क्षेत्रों में आप देखिए धमक रहे हैं। हरिद्वार, कोटद्वार समेत अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां हाथियों की चमा चौकड़ी धमा चौकड़ी आप देखिए मुसीबत का सबक बनी हुई है। ऐसे में गलियारे निर्बाध होने की आवश्यकता है। ये आप देखिए 2020 में 2026 संख्या है हाथी की राज्य में। 2001 में 1507 थी। महाराष्ट्र में 4 संग्रहालयों में रखा जाएगा शिवाजी का वाघनख। शिवाजी का वाघनख स्वदेश लाने के लिए लंदन से आज होगा करार। 1659 में शिवाजी ने सेनापति अफजल खान का वध कर दिया था इसी से। ये बाघ के पंजे जैसा लोहे का हथियार होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैदी को हाई कोर्ट में अपील के निपटारे तक दी जमानत। हत्या मामले में निचली अदालत में सुनाई थी उम्र कैद की सजा। 11 साल की सजा काट चुका, 6 साल की से बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबे थे अपील। ये आप देखते हैं हमारे आजकल न्यायालयों में इस तरह के मामले देखने को मिला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी उसकी। अब डिब्बे में बंद जल से फसल को मिलेगी नमी और पोषण। बिहार किसी विश्वविद्यालय में बने विशेष पॉलीमर से सिंचाई की आवश्यकता होगी और बुआई के समय करना होगा प्रयोग। अच्छी बात है। और आप देखिए इस तरह की बातें हो तो शोध होते रहे तो और अच्छी बात है। अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी मिलती है और जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तब उसके लिए आपको पॉइंट भी यहाँ से मिलते हैं। तो ये एडिटोरियल्स को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा। विकसित भारत का आधार युवा शक्ति। और आप देखते हैं कि हमारी आबादी अभी युवा आबादी है। इसका फायदा अगर उठा सकता है भारत तो उठा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है और विकसित भारत इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। इस भूमिका के लिए युवाओं को तैयार करने का बीड़ा शिक्षा मंत्रालय ने उठाने का फैसला किया है। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई हुई है उसी पर ध्यान दे रही है। एक तो उन्हें विकसित भारत मिशन के लिए जागरूक मानवीय शक्ति के रूप में निखारा जाएगा। दूसरा, आप देखिए इस लक्ष्य में उनकी सलाह लेकर उन्हें समूची प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें इस मिशन के प्रभावी सक्रिय तथ्य के रूप में आप देखिए विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी कई संस्थाओं ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ इस दिशा में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। और पिछले दिनों कई विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों ने देश में संचालित हो रही विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया। इसका निष्कर्ष भी भावी योजनाएं बनाने में आप देखिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी सिलसिले में कई संस्थान विकास अध्ययन से जुड़े हैं और विद्वानों, नीति निर्माताओं और विकासकों इत्यादि को आमंत्रित कर विकसित भारत के विभिन्न पक्षों पर संवाद कर रहे हैं। और इनमें आप देखिए छात्रों एवं युवाओं की राय भी संकलित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में युवा संगम भी आयोजित हो रहे हैं, जिनमें आप देखते हैं विकसित भारत के निर्माण की योजना, प्रक्रिया और प्रेरणा इत्यादि घर पर विमर्श जारी है। इन प्रयासों के संकलित प्रभाव से युवाओं में एक विकास भाव रचने में मदद ली जा रही है, जो भविष्य में आप देखिए एक प्रकार से सतत विकास की मानवीय पूंजी सृजित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में बार बार विकसित भारत को निर्मित करने के लिए युवा शक्ति की सहभागिता की बात दोहराते रहते हैं। इसी युवा वर्ग को विकास की शक्ति में रूपांतरित करने के लिए शिक्षण संस्थान एक सतत एवं सचेत परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और इसे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को साकार रूप देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। यूं भी शिक्षा मंत्रालय एवं शिक्षण संस्थानों की एक बड़ी भूमिका राष्ट्र के विकास के लिए विचार, दृष्टि और मानवीय शक्ति सर्जित करना भी है। तमाम आप देखिए विकसित देशों के इतिहास पर दृष्टि डालें तो उनकी विकास यात्रा में शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका रही है। वहीं भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे विकास के प्रयासों के अनुपात में शिक्षण संस्थानों की अपेक्षित भूमिका नहीं रही है। यह समझा जाना चाहिए कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि वे ही योग्य युवाओं का निर्माण करते हैं। विकसित भारत की संकल्पना के मूल आधार युवाओं की शक्ति पर चर्चा बहुत आवश्यक है। युवा शक्ति की अवधारणा क्या है, उसका वर्तमान और भविष्य क्या है। युवा शक्ति वस्तुतः युवा समूहों की आत्मिक एवं बाह्य शक्ति का योग है और उनकी आत्मिक शक्ति के निर्माण में संस्कार, प्रेरणा, ज्ञान और एवं अनेक मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसमें शिक्षा की सर्वाधिक भूमिका होती है। यही आत्मिक शक्ति उनकी बाह्य शक्ति के रूप में परिलक्षित होती है। यह बाह्य शक्ति उनके द्वारा रचित एवं निर्मित उत्पादकता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में परिलक्षित होती है और प्रत्येक समाज की अपनी पारंपरिक प्रेरणा, मूल एवं नैतिकता होती है, जो आप देखिए युवाओं के माध्यम से प्रभावित होती रहती है। और पश्चिमी समाजों से भिन्न एशियाई समाजों की अपनी पारंपरिक ऊर्जा सुविधा, यही ऊर्जा सुविधा आप देखिए चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के विकास की प्रक्रिया में उनकी युवा शक्ति का मूल आत्मा बनकर उभरी है। चीन में कन्फ्यूशियस की प्रेरणा आज भी युवा शक्ति को प्रेरित करती है। पारंपरिक ऊर्जा स्वायत्तता का आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी के साथ आप देखिए संतुलित सहयोग समाज की युवा शक्ति को प्रभावी बनाता रहा है
और भारतीय समाज की भी अपनी पारंपरिक ऊर्जा स्वेता है। और इसी ऊर्जा स्वेता का आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार उल्लेख भी करते हैं। इसी पारंपरिक ऊर्जा स्वेता का आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीक के साथ मणि कंचन सहयोग का जो स्वप्न वह देख रहे हैं। भारत की उच्च शिक्षा का परिवेश उसे साकार करने की दिशा में सक्रिय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कोशिश भी इसी युवा मानस का निर्माण जो राष्ट्र शक्ति बनने सके। भारतीय युवा शक्ति संख्यात्मक मात्रा भी बहुत उत्साहित करने वाली है। 2022 में सांख्यिकी मंत्रालय ने भारत में युवा शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवा जनसंख्या 33.34 करोड़ थी, जिसके आप देखते हैं कि जिसके 2036 में 34.35 करोड़ होने का अनुमान है। 2020 में भारत की लगभग 50% आबादी ऐसे युवाओं की रही जिनकी उम्र 25% से कम थी और 65% आबादी 35 वर्ष तक की आयु वालों की थी। एक प्रकार से भारत में 65% युवा आबादी है, जबकि कई विकसित देशों में श्रम बल का लगभग 20% हिस्सा ही युवाओं का है। स्पष्ट है कि भारत न केवल वर्तमान अपितु निकट भविष्य में भी अत्यंत प्रभावी युवा शक्ति वाले देश के रूप में उपस्थित रहेगा। भारत की यही युवा शक्ति भारत का भविष्य रचेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आवश्यक कार्य शक्ति प्रदान करेगी। और 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न एवं भविष्य भी युवा शक्ति से जुड़ा है। शायद इसलिए शिक्षा मंत्रालय और इससे जुड़े संस्थान इस युवा शक्ति की सामर्थ्य और उसकी महत्ता को समझकर उसे विकसित भारत की संकल्पना के महत्वपूर्ण मानवीय स्रोतों में बदलने की एक दीर्घकालिक परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह एक प्रकार से युवा मानवीय पूंजी के निर्माण का भी प्रयास है, जिसमें आप देखिए प्रेरणा, संस्कार, प्रतिबद्धता, कर्तव्य, ज्ञान विज्ञान, तकनीकी आधुनिकता सब मिलकर इस मानवीय पूंजी का मूल्य तय करेंगे। जरूरत है तो इसी बात की कि हम कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में उनमें शक्ति की मौलिक कल्पना करने की प्रेरणा उत्पन्न करें जो परिणामित होकर उस विकास भाव की मूल लय बन पाए। इससे आप देखिए 2047 में विकसित भारत का स्वप्न साकार हो सके। लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं। बद्रिनी नारायण इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देखिए युवा आबादी है, अब इसका फायदा उठा लिया तो ठीक है, वरना आगे आप देखते हैं कि भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बूढ़ी भी आबादी होगी, बुढ़ापे भी आएगा। महिला आरक्षण से होगा बड़ा बदलाव। नारी शक्ति बंधन के नाम से महिला आरक्षण अधिनियम भारत की संसदीय इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। विपक्षी दलों के मोर्चे INDI के नेताओं के साथ उन दलों ने भी इसका समर्थन किया जो कभी इसके विरोध में थे। इससे लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, 3 तलाक के बाद अब महिला आरक्षण के द्वारा मोदी सरकार यह जताने में भी सफल रही है कि भाजपा ही महिलाओं के हितों को अच्छे से समझती है। देखिए, कभी महिलाओं की सशक्तिकरण पर कुछ लिखने के लिए आता है, उनसे जुड़ा हुआ कोई आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये सब योजनाएं जो महिलाओं के लिए रहती ना, इनका उल्लेख कर दिया करिएगा सरकार के प्रयासों के रूप में, ठीक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका ने भी इस अधिनियम को लाने में सरकार को प्रेरित किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद होने वाली विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 60% से अधिक वोट महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ने से न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी महिला सहभागिता भी वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2020-21 के देश के कुल श्रम बल में 25.1% महिलाएं हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत में आप देखिए 27% पुरुष की तुलना में औसतन 90% से अधिक महिलाएं घरेलू काम में काम करती हैं। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 49 वर्ष की केवल 32% विवाहिक महिलाएं ही रोजगार में संलग्न है, जबकि इसी आयु वर्ग में पुरुषों की अनुपात आप देखिए 98% है। वैश्विक अनुपात से तुलना की जाए तो भारत महिला श्रमबल आधा ही है और शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी आदि क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान काफी कम है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, महिलाओं की क्या समस्या है, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, ये महिलाएं ही बेहतर जान सकती हैं। आधी आबादी है उनका योगदान, उनका हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए, शामिल होने चाहिए। विश्व बैंक के अनुसार यदि किसी देश की 50% आबादी गैर उत्पादक कार्यों में संलग्न हो तो वह कभी भी अपनी संभावना का अनुकूल उपयोग नहीं कर पाएगा। और कोई भी देश तभी विकसित बनता है जब उस देश की महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती हैं। महिला आरक्षण से न सिर्फ देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, बल्कि देश के आर्थिक दृष्टिकोण को भी मजबूती मिलेगी और देश में श्रम बल की स्थिति पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एशियाई विकास बैंक के अनुसार यदि उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो GDP में सालाना 4.2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मैकेंजी ग्लोबल के एक आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था में महिलाओं
की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाती है तो भारत की जीडीपी 60% से अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। और महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ने से न सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि आय असमानता में भी कमी आएगी। आय स्तर बढ़ने से परिवारों की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर गुणवत्तापूर्ण निवेश बढ़ेगा, जिससे मांग और उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहन मिलने से मांग एवं आपूर्ति की श्रृंखला भी मजबूत होगी। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से आने वाले समय में जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा। सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में पुरुष एवं महिला के बीच जेंडर गैप भी घटेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। जेंडर गैप कम होने से उन सामाजिक बंधनों की पकड़ भी कमजोर होगी जो आप देखते हैं कि महिलाओं को ऊंची उड़ान नहीं भरने देते हैं। समाज की हर बात को स्त्री पुरुष के पैमाने से देखने वाला पुरुष सत्तात्मक समाज अपनी विचारधारा को भी बदलने के लिए मजबूर होगा। यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति भी पुरुषवादी दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लाभ राजनीति से इतर क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। पंचायत, स्थानीय सरकारों में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं की मुक्ति के प्रयास तेज हुए हैं। इनमें पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, शौचालय के निर्माण आदि मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, विकास आदि गतिविधियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन क्षेत्रों में महिला विधायक हैं उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास पुरुष विधायक के क्षेत्र की तुलना में 1.8% अधिक प्रतिवर्ष अधिक रहा है और सामाजिक न्याय पर भी अधिक फोकस रहा है। और चूंकि जनगणना और फिर परिसीमन के कारण महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने में अभी समय है, इसलिए महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा केवल योग्य वर्ग की तलाश के लिए ना होकर उनके सर्वांगीण विकास से जुड़ी होनी चाहिए। और आप देखिए स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में लड़कियों के नवीन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय सिखाने के पर बल देना होगा और जिससे महिलाओं का रुझान स्टार्टअप की तरफ अधिक हो सके। समय की आवश्यकता अनुसार श्रम बाजार में सुधार भी करने होंगे जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को श्रम बल का हिस्सा बनाया जा सके। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से भी लोकतांत्रिक मूल्यों की सही मायने में स्थापित किया जा सकेगा। यह सही है कि महिलाओं को समानता के मौलिक अधिकार प्राप्त है, परंतु महिला आरक्षण अधिनियम उन्हें व्यवहारिक अर्थों में पुरुषों के बराबर खड़ा करने का काम करेंगे। लेखक अर्थशास्त्री हैं, इनका डॉक्टर सुरजीत सिंह के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखिए कि महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है। अगर कोई उन्हें बेवकूफ समझता है, कमजोर समझता है, तो वो उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। अब एशियाड गेम में देख लीजिए, एशियाई जो गेम हो रहा है चाइना में, महिलाएं बाजी मार रही हैं। हर क्षेत्र में आप देखिए पुरुषों से आगे दिख रही है। स्वयं का सम्मान, स्वयं को स्वयं की नजरों में सम्मान देना बहुत आवश्यक है। जब आप स्वयं को वह स्थान देते हैं जिसका आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, तभी आप संतुलन बना सकते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, पहले अपने आप से उम्मीद कर लीजिए। अपने आप पर भरोसा करिए, अपने आप पर उम्मीद करिए और 100% करिए और देखिए आप निराश नहीं होंगे जिंदगी में। और कोई अगर आपकी जिंदगी बदल सकता है, मिटा सकता है, ताबड़तोड़ कुछ भी कर सकता है, तो वो आप खुद हैं। जाति गणना के आंकड़े, तो बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति आधारित गणना जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए उसके अनुसार राज्य में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों का प्रतिशत 63% है और अनुसूचित जाति और जनजातियों का करीब 21% है। जाति गणना के आंकड़े यही भी बता रहे हैं कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में हिंदू करीब 82% है, मुस्लिम लगभग 18% है और वे भी जातियां में बटे हैं। इसमें हज नहीं की नीति नियंताओं को यह पता हो कि किस जाति का कितना संख्या बल है, लेकिन उन्हें आप देखिए यह भी ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। बिहार की जातिवार गणना यह तो बता रही है कि किस जाति का कितना प्रतिशत है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। क्या यह उचित नहीं होगा कि जातियों का प्रतिशत बताने के साथ उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति का भी विवरण भी सामने रखा जाता। और कहीं इसलिए तो नहीं बचा गया कि देश भर में जाति गणना की जो मांग हो रही है उसे बल दिया जा सके। सच जो भी हो, जातिवार गणना के आंकड़ों का उपयोग आरक्षण को राजनीतिक हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण के जरिए सामाजिक न्याय के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब पात्र व्यक्तियों यानी कि वंचितों एवं पिछड़े लोगों को संबल दिया जाएगा। यह ध्यान रहे कि बिहार में सामाजिक न्याय की पैरवी करने वाले दल बीते करीब 3 दशक से सत्ता में हैं, लेकिन यह राज्य आर्थिक रूप से कहीं पीछे। इधर कई क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस भी जाति गणना पर जोर दे रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने सामरंग सरकार शासन के समय जाति गणना कराई लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने 2014-15 में जाति गणना कराई थी, लेकिन उसका विवरण बताने से कन्नी काट ली थी। अब फिर से कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि वहां जाति
गणना के आंकड़े जारी करने का इरादा रखती है या नहीं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित गणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। जनगणना के साथ जातियों की गणना कराने की मांग करने वाले इस पर जोर दे रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन सामाजिक न्याय का तकाजा यही कहता है कि भागीदारी का आधार आर्थिक सामाजिक स्थिति होना चाहिए। सामाजिक न्याय के नाम पर समाज को जाति रूप से विभाजित करने वाले वोट बैंक की राजनीति से बचा जाना चाहिए। निसंदेह पिछड़ी कही जाने वाली कई जातियां ऐसी हैं जिनको सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन इस नतीजे पर भी पहुंचना सही नहीं है कि ऐसी जातियों के सभी लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं अथवा उनकी सामाजिक हैसियत वही है जो दशकों पहले थी। निकायों के सामने चुनौती। तेज बारिश में शहरों के जल निकासी व्यवस्था हो जाती है ध्वस्त। योजनाबद्ध विकास से ही सुधरेगी स्थिति। सुरक्षित जीवन का हक। ये आप देखिए, महिलाओं के लिए राजनीति से लेकर खेल की दुनिया तक हर ओर से आ रहे सुखद समाचार के बीच असुरक्षा के हालात को सामने रखने वाली खबरें भी आम हैं। कहीं दुष्कर्म की बर्बर घटनाएं, तो कहीं आप देखिए मंचलों की छेड़खानी, और कहीं दलित महिला को नग्न करके पीटने का कुत्सित, और कहीं तो कर्म, तो कहीं बेटा पैदा नहीं होने पर ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया जाना। असुरक्षा की स्थितियां हर उम्र की महिलाओं के लिए दंश बनी हुई हैं। ऐसे में घर के भीतर हो या बाहर आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती आवश्यक है। हर राज्य में इस मोर्चे पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। सुरक्षित परिवेश के बिना महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात हो या नए क्षेत्रों में नई भूमिका देने का मामला हो, सब कुछ अधूरा ही लगता है। कुछ दिनों पहले यूपी के अम्बेडकर नगर में स्कूल से लौटते हुए वक्त कुछ युवकों ने एक छात्रा से छेड़खानी करते हुए उसका दुपट्टा खींच लिया, और इससे छात्रा साइकिल से सड़क पर गिर गई और गाड़ी से टक्कर के बाद उसकी मौत हो गई। दुखद है कि मौखिक तौर पर एक हफ्ते पहले उन मंचलों की हरकतों को लेकर शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई सुध नहीं ली थी। बिना किसी गलती के एक परिवार की होनहार बेटी का जीवन छीनने की इस घटना में शासन के आदेश के बाद कार्रवाई की गई थी। आप सोचिए, पुलिस व्यवस्था का भी किस तरह से व्यवहार रहता है, उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। और वहां तो हर क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित कर रही महिलाओं के लिए देश के हर हिस्से में सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। ज्ञात हो कि महिला आयोग को 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की 31,000 शिकायतें मिली थी। 2014 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। भावनात्मक शारीरिक शोषण हो या फिर घर से बाहर निकलना तक दूभर कर देने वाली कुत्सित मानसिकता महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। स्त्रियों के सम्मान और अस्मिता को हर जगह तार तार किया जा रहा है। ऊपर से इस मुद्दे पर सार्थक विमर्श के बाद अब बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और लीपापोती का माहौल देखने को मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अधिकारों के लिए कई मोर्चों पर जूझ रही महिलाओं को अपनी सुरक्षा का भरोसा भी नहीं मिल पा रहा है, और सरकार चुनने से लेकर सामाजिक दायित्व निभाने तक हर मामले में आप देखते हैं कि मनोयोग से अपनी भूमिका निभा रही बहु बेटियों की जीवन का यह जोखिम आखिर कब समाप्त होगा। विचारणीय है, आज देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, जो हर समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। परिवार और समाज की रीढ़ कही जाने वाली इस आबादी को सुरक्षित सम्मानजनक जीवन को जीने का मानवीय हक तो मिलना ही चाहिए। ये आप देख लीजिए, यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं। आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र का 100वां अध्याय। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाते हुए नए बाजारों में अपनी पकड़ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक अभियान शुरू किया। इसी क्रम में हाल ही में नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मेक इन इंडिया उत्पादित हथियारों एवं अन्य प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया है। घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र का विकास भारत की सैन्य क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, साथ ही देश को रक्षा क्षेत्र में निर्यातक बनाकर आर्थिक समृद्धि भी प्रदान करेगा। रक्षा निर्यात की दिशा में बढ़ते कदम। और आप देखिए, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, और आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। निर्यातक अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप लोग। महिला आरक्षण एक प्रतिक्रिया ऐसी भी खरी खरी तंज कसा जाता है। देख लिया अगर ये चुनावी दंगल में आरक्षण का परीक्षण, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में देखिए चुपता बागनक। ये आप देखते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बागनक को 3 वर्षों के लिए भारत लाने की तैयारी हो रही है ना। बहुत सारी इस तरह की चीजें आप देखिए कि चली गई, हमारे देश से ले गए, तो उन्हें वापस होने की बातें भी हो रही हैं। डीजल की बिक्री सितंबर में घटकर 58 लाख टन रही है। 30 लाख से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल हुई हैं आयकर विभाग ने। और बिजली क्षेत्र में कोयला के आपूर्ति 3.4% बढ़ी। सितंबर में टीवीएस मोटर की बिक्री 6% बढ़ी। सेबी में अफवाह का खंडन या पुष्टि करने की अवधि बढ़ाई है। सूचीबद्ध
कंपनियों के लिए बाजार अफवाहों की अनिवार्य रूप से पुष्टि के लिए। देखिए सेबी की बात करें अगर हम लोग तो सिक्योरिटी किसकी बात हो रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए, मुझे लगता है क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गूगल एचपी ने भारत में क्रोम बुक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ये आप देखिए 81,000 रुपये तक महंगी हुई महिंद्रा और किया की कारें। मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 72 पायदान उछलकर भारत 47वें स्थान पर आ गया। भारत ने 5G सेवाओं की शुरुआत कर मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। ब्रॉडबैंड व मोबाइल इंटरनेट की गति की जानकारी देने वाली कंपनी कला के अनुसार देश में स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान चढ़कर 47 स्थान पर पहुंच गए हैं। और ओकेला के अनुसार भारत ने केवल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी उसे आगे है, बल्कि कुछ G20 देशों जैसे मैक्सिको 90वें पर है, तुर्की 68वें पर है, ब्रिटेन 62वें, जापान 58, ब्राजील 50वें से भी आगे है। 5G से मोबाइल स्पीड में आप देखिए 3.59 गुना वृद्धि हुई। औसत डाउनलोड आप देखिए स्पीड सितंबर 2022 की 13.87 MB पर सेकंड से बढ़कर अगस्त 2023 में 50 MB पर सेकंड हो गया है। 47वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, ये जरूर याद रखिएगा। जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 में आप देखिए 6.5% रहेगी। राजीव कुमार कह रहे हैं, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना। आप लोगों से यहाँ से मेरा सवाल है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए नीचे, और सर्च करके हर हाल में लिखा करिएगा, आप लोगों से गुजारिश रहती है। अब जीडीपी के बारे में मैं बता देता हूं कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी का मतलब होता है, क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। और आप देखते हैं कि यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए 1 वर्ष की अवधि ली जाती है लगभग। सितंबर में 12 महीने निचले स्तर पर रही बेरोजगारी दर। आर्थिक रूप से समर्थ शिक्षित मां बच्ची का ध्यान रखने में सक्षम है, हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। विश्व स्तर पर डिजिटल IT सत्यापन जांच 70 अरब से अधिक हो जाएगी। स्टालिन ने की 9 वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने की घोषणा। इसरो के पूर्व प्रमुख के7 और माइलस्वामी अन्नादुरई समेत तमिलनाडु के 9 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को आप देखिए राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए 25-25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सोमवार को यह घोषणा की है। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टीबी रोगियों को अब मिलेगी सस्ती दवा। 134 देशों में पेटेंट लागू नहीं कर के जॉनसन एंड जॉनसन। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने इंडिया हाउस पर किया प्रदर्शन। ये आप देखिए पंजाब वाला जो हिस्सा देखते हैं ना आप लोग, और पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है, इसे अलग देश बनाने की मांग होती रहती है। और सिख धर्म के आधार पर आप देखते हैं खालिस्तान देश बनाने की। इमरान पर खुली सुनवाई हुई तो दूसरे देशों से बिगड़ेंगे रिश्ते। पाकिस्तान की बात हो रही। वैश्विक सत्ता में जगह बनाने को राजनीति में हिस्सा ले हिंदू, स्वामी विज्ञानानंद कह रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन प्रमुख ने कहा है। ट्रंप पर $1 अरब की गड़बड़ी का मुकदमा शुरू हुआ है। बाइडेन ने ट्रंप पर कार्रवाई के लिए कहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, गारलैंड कह रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के अटॉर्नी जनरल हैं। जिम्बाब्वे विमान दुर्घटना में भारतीय उद्योगपति रंधावा सहित 6 की मौत हुई है। खनन कंपनी रियो जिम के मालिक थे अरबपति रंधावा। जिम्बाब्वे में सोना कोयला की खनन का काम करती है इनकी कंपनी। अमेरिकी शहर रेडमंड में मनाया गया गणेशोत्सव। लॉस एंजलिस की मेयर ने भारतीय वर्ल्ड दूतावास खोलने की अपील की है। विश्व संस्कृति महोत्सव में नफरत व कट्टरता से ऊपर उठने का आह्वान किया। 180 देशों के 10 लाख से अधिक लोगों ने भाईचारे का दिया संदेश। धार्मिक नेताओं ने मन से वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना भी की हुई है। ब्रिटेन में सिख मरीज से नर्स करती थी अमानवीय व्यवहार, रिपोर्ट कह रही है। देखिए जागरूकता के लिए सीक्रेट हार्ट, ये आप देखिए हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्पेन के बार्सिलोना विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय में बनाने गई सीक्रेट हार्ट की विशाल कलाकृति। और इस कृत्रिम हृदय को आर्टिस्ट जैम फेलेसा
ने तैयार किया है। यह 13 मीटर लंबा, 9.5 मीटर चौड़ा, इसका वजन आप देखेंगे 150 किलोग्राम है। इसे सिंथेटिक सामग्री से बनाया गया। दुनिया में हृदय रोगों से मृत्यु दर सर्वाधिक होती है। अमेरिका के यूक्रेन के प्रति समर्थन कम नहीं हुआ, रूस कह रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा भारत है, इनके बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। चीन अपने चंद्र मिशन में पाक का भी पेलोड ले जाएगा। ये आप देखिए, अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश करती महिलाएं गिरफ्तार हुई यरूशलेम में। कंबोडिया पर्यावरण कार्यकर्ता अवार्ड लेने स्वीडन जाने से रोके गए हैं। और राइट लवलीहुड अवार्ड को आप देखिए वैकल्पिक नोबेल के रूप में भी जानते हैं। ये आप देखिए खेल के क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। और एशियाई गेम खेल खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम लोग एक ओवरव्यू जरूर ले लेंगे। चीन टॉप पर बना हुआ है, जापान, फिर दक्षिण कोरिया, फिर भारत आप देखें 4वें नंबर पर है। हमारी स्थिति बहुत बुरी रहती है, लेकिन एक बात कहते हैं हम कि जितना हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती हैं उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चलिए, अध्यात्म में भरोसा है तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। मानवता को बचाने के लिए दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल। आप देखिए क्या है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार हर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने मानवता के कल्याण के लिए कोई बड़ा काम किया हो। ये पुरस्कार स्वीडन के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बनाया गया फंड से दिया जाता है। 615 नोबेल पुरस्कार दिए गए 6 कैटेगरी में 1901 से 2022 तक। 989 व्यक्तियों और संगठनों को अब तक दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार। 61 महिलाओं को अब तक दिया जा चुका है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विजेता की कुल राशि की बात करें तो नोबेल डिप्लोमा, नोबेल मेडल पुरस्कार की राशि के तौर पर 1.1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर डॉलर में राशि 9 आप देखिए 86 लाख होगी, और वहीं रुपये में 8 करोड़ के पास होगी। कारिको बीसमैन ने कैसे की कोरोना वैक्सीन बनाने में आप देखिए मदद। तो कैटालिन कारिको और ड्रू वाइसमैन को शोध के दौरान पता चला कि प्रतिरक्षा तंत्र लैब में विकसित mRNA मॉलिक्यूल को बाहरी तत्वों के तौर पर पहचान रहा है। इससे प्रतिक्रिया के तौर पर सूजन आ रही है। हालांकि जब mRNA जानवरों की कोशिका से निकालकर इस्तेमाल किया गया तो ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से उन्होंने लैब में तैयार किए गए mRNA में ऐसे गुणों पर गौर करना शुरू किया जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि जानवरों की कोशिका से लिया गया mRNA कई तरह के परिवर्तनों को रोक सकता है। वहीं लैब में तैयार mRNA मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं देखा गया। इससे आप देखिए कोरोना रोधी वैक्सीन बनाने में मदद मिली। 9 भारतीयों को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी 2019 में, शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी 2014 में, रसायन विज्ञान के लिए वेंकट रमन 2009 में, अर्थशास्त्र के लिए अमरीश सेन को कब मिला था 1998 में, भौतिक विज्ञान के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983, शांति के लिए मदर टेरेसा को 1979 में, मेडिसिन के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में, भौतिक विज्ञान के लिए सीवी रमन को 1930 में, साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। पहली बार 1913 में साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पहली भारतीय थे। ऐश्वर्या ने रैंप पर बिखेरा जलवा, बॉलीवुड अभिनेत्री है ना। यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं। 45 साल के बाद हुआ पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। 1990 में आज ही के दिन पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस दिन को यूनिटी के डे के तौर पर मनाया जाता है। एकीकरण के बाद जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन का अस्तित्व खत्म हो गया। उसके इलाके में 5 नए राज्य बने और पश्चिमी जर्मनी में शामिल हो गए। मॉन्टेवेलो द्वीप समूह में ब्रिटेन ने किया पहला परमाणु परीक्षण। ब्रिटेन ने 1952 में आज ही के दिन पहले परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण किया। परीक्षण को हरिकेन नाम दिया गया। परमाणु बम 25 किलो टन की अनुमानित क्षमता का था। इसके साथ ही आप देखिए ब्रिटेन अमेरिका और सोवियत संघ के बाद परमाणु हथियार से संबंधित तीसरा देश बन गया था। अमरेलाल वेगड़ ने की थी नर्मदा और सहायक नदियों की पदयात्रा। जाने माने चित्रकार और साहित्यकार अमृतलाल वेगड़ का जन्म 1928 को आज ही जबलपुर में हुआ था। वर्ष 1948 से 1953 तक शांति निकेतन में आर्ट की पढ़ाई की। उन्होंने नर्मदा पर 4 किताबें लिखी। इसमें सौंदर्य की नदी नर्मदा काफी प्रसिद्ध है। वेगड़ गुजराती हिंदी में साहित्य अकादमी
पुरस्कार एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। वैगन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी काम भी किया है। इनकी डेथ आप देखिए 6 जुलाई 2008 को 90 वर्ष की उम्र में हो गई थी। मानव चलित रोबोट, ये दुनिया के में आज जितनी तेजी से चीजें और इंसानों की जिंदगी बदल रही है, रोजमर्रा के काम में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उससे अटकलें लगने लगी हैं कि क्या भविष्य में रोबोट ही राज करेगा। अब जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण योकोहामा में स्टार्ट अप कंपनी तिसुबेम इंडस्ट्री ने 20 फीट ऊंचा मानव चलित विशाल रोबोट बनाया है, आर्चक्स तैयार किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में पहली बार 7 फीट लंबे ह्यूमनाइड रोबोट इलेक्ट्रो को न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में पेश किया गया था। बचपन का आहार तय करता है कि कितना बढ़ेगा मोटापा। जिन बच्चों को 18 महीने से पहले सोडा नहीं दिया गया था, उनमें 9 साल की उम्र में वसा द्रव्यमान कम हो गया। स्तनपान की कम अवधि और सोडा से जल्द परिचय होने वाले बच्चों में पाया गया जाना वसा। और शोधकर्ताओं को सुझाव वजन बढ़ने से रोकने के लिए बचपन में ही BMI सटीक मापन जरूरी है। 29 वर्ष आयु की माताएं हुई शोध में शामिल। 6 से 18 महीने के बच्चों को शामिल किया गया है। डायबिटीज एक के इलाज में मदद कर सकती है इनवर्स वैक्सीन, ये अनुसंधान कह रहा है। सितारों को टुकड़े टुकड़ों में निगल गया ब्लैक होल। ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में आम धारणा है कि इससे सब कुछ निकल जाने की असीमित क्षमता है। अतुलनीय गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव की वजह से इसके आसपास से गुजरने वाले असंख्य सितारे इसमें समा जाते हैं। लेकिन हाल ही में इस अवधारणा को चुनौती मिली है। विज्ञानियों ने हाल ही में एक अलग ही नजारा देखा, जिसमें एक ब्लैक हॉल ने सूरज जैसे विशाल सितारे को निगलने के बजाय टुकड़ों टुकड़ों में खाया है। यह नज़ारा ठीक उसी तरह था जैसे कोई मजेदार स्नैक खा रहा हो। और इंग्लैंड की लेस्टर यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञानी राव आइल्स फेरिस ने इस शोध पर शुरू किया है। ब्लैक होल वस्तु को निगल जाता है। घटना ने इस धारणा को बदला है। और आप देखिए, हरने वाला पृथ्वी जितना बड़ा है और 52 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारा है। सालों से सदियों लंबी प्रक्रिया है। सितारे का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अनसुलझे कई सवाल। विज्ञानी आइल्स फेरिस कहते हैं कि टाइडल डिसर्प्शन के बारे में बहुत से सवाल अनसुलझे। मसलन सितारे की कक्षा असल में किस तरह विभाजित होती है। ताजा घटना ने सिखाया है कि नई खोजों किसी भी वक्त सामने आ जाएगी। ब्लैक होल, तो ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व वाले अंधकार में आकाशीय पिंड होते हैं जो उनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश तक उनमें से पार नहीं हो पाता है। इसे भीतर क्या है जानकारी नहीं है। 100 किलो गांजा खाकर नशे में आ गई भेड़ों का झुंड। ये कहाँ की बात है? ये ग्रीस में की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मेहनत आपको करनी है, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए आप लोग।